नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, गर्भाशय में गर्भ किस प्रकार से ठहरता है, उसकी फिजियोलॉजी उसके कार्य की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम जो पहला टॉपिक हम लेते हैं अंडजनन की प्रक्रिया। ठीक, अंडजनन जो है वो अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो सबसे पहले हम देखें कि जो जनन उपकला है, इस जनन उपकला से जो अंडाशय की जो जनन उपकला होती है उससे oogonia का निर्माण हो जाता है। oogonia, ठीक है, ये कोशिकाएं हैं oogonia। ये जो है 2n अवस्था में यानी द्विगुणित अवस्था में रहती है। ठीक है, इन oogonia का निर्माण जो है वो भ्रूणी अवस्था में, भ्रूण के भीतर ही, जैसे मादा जो भ्रूण होगा उसके अंदर ही इनका निर्माण हो जाता है और शुरुआत में ये निर्धारित हो जाता है कि कितने अंडाणुओं का निर्माण होना है। भ्रूणी अवस्था के दौरान ही ये निर्धारित हो जाता है। तो लगभग जैसे गोवंश में अपन बात करें तो एक जो नवजात जो बछड़ी जन्म लेती है उसमें लगभग 75,000 के लगभग oogonia उसके अंडाशय में रहते हैं। अब प्यूबर्टी आने के पश्चात में जैसे यौनारंभ होता है, इन oogonia से पुटिकाओं का निर्माण शुरू होता है और इनके अंदर वृद्धि प्रावस्था स्टार्ट होती है और इनसे जो है प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है, प्राइमरी oocyte का। ये प्राथमिक oocyte जो है ये ग्राफिल पुटिका के अंतर्गत रहेगा और उसके चारों तरफ जो है थीका कोशिकाएं इसको घेरे में रहती है। इस प्राथमिक oocyte के अंदर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यहां होगा। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, प्रथम जो अर्धसूत्री विभाजन है मियोसिस फर्स्ट, ये यहां पे होता है और इसके फलस्वरूप एक जो है द्वितीयक oocyte का निर्माण होगा। ठीक है, द्वितीयक oocyte, और साथ ही साथ एक जो छोटी कोशिका बनेगी जिसका नाम है ध्रुव कोशिका, पोलर बॉडी। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप यानी कहने की तात्पर्य ये है कि अर्धसूत्री विभाजन कौन सी प्रावस्था के अंदर होगा, प्राथमिक oocyte के अंदर होगा और किसका निर्माण होगा, द्वितीयक oocyte का निर्माण होगा। इस द्वितीयक oocyte के अंदर जो है दूसरा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेकेंड, इस मियोसिस सेकेंड के फलस्वरूप एक तो निर्माण होगा अंडाणु का जो कि n अवस्था में होगा, अगुणित अवस्था में अंडाणु का निर्माण होगा और एक जो है ध्रुव कोशिका का निर्माण होगा। यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बना हुआ जो द्वितीयक oocyte है ये भी किस अवस्था में रहेगा, n यानी अगुणित अवस्था में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इस ध्रुव कोशिका से भी दो ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, दो पोलर बॉडीज का निर्माण हो जाएगा। ये भी n अवस्था में रहेंगे, ये भी ध्रुव कोशिकाएं रहेंगी। कहने का तात्पर्य ये जो इक्वेशन यहाँ पे बनता है कि अंड जनन के फलस्वरूप कितने अंडाणुओं का निर्माण होगा, एक अंडाणु का। ये क्वेश्चन सामान्यतः पूछा जाता है कि एक oogonia से कितने अंडाणु का, या अंड जनन की प्रक्रिया में एक oogonia से कितने अंडाणु का निर्माण होगा, एक अंडाणु का। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, एक तो अंडाणु बनेगा और चार बनेंगे क्या, ध्रुव कोशिका जो है वो बनती है अंड जनन की क्रिया के अंतर्गत। तो दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, जब अंडोत्सर्ग होता है तब जो अंडा है वो किस प्रावस्था में होता है, तब किस प्रावस्था में होता है, यानी उसमें एक ही समसूत्री विभाजन हुआ होता है और द्वितीयक oocyte अवस्था में होता है। जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है तब लगभग यहाँ इस अवस्था के आसपास होता है अंडा जो है। ठीक है, और जो द्वितीयक जो मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है, ये होगा उसके पश्चात, यानी जब निषेचन की क्रिया से फलस्वरूप और अंडोत्सर्ग के बीच में, अंडा फूटने के बाद में अंडवाहिनी में पहुंचेगा, वहां पे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की जो प्रक्रिया वहां पे होती है, मियोसिस सेकंड की प्रक्रिया वहां पे होगी। ठीक है, तो ये दो तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अंड जनन की प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन कब हो रहा है, प्राथमिक oocyte अवस्था में। ठीक है, द्वितीयक oocyte अवस्था में जब
अंडाणु रहता है तब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, ये भी ध्यान रखना है। और कितने अंडाणु का निर्माण होता है अंडजनन के फलस्वरूप? एक अंडाणु का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अंडजनन की प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। जनन उपकला, अंडाशय की जनन उपकला से oogonia का निर्माण, ये भ्रूणी अवस्था के दौरान ही, मादा पशु की भ्रूणी अवस्था के दौरान ही ये निर्धारित हो जाता है कि कितने अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये अंडाणु जो है लगभग, जैसे बछड़ी की बात करें, लगभग 75,000 अंडाणु जो है वो अंडाशय के अंदर विद्यमान रहते हैं जन्म के समय। इनसे जब प्यूबर्टी आती है, उसके प्यूबर्टी से के फलस्वरूप इन oogonia से के अंदर जो है पुटिका का निर्माण होता है और इनमें विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रावस्था है यहां से यहां तक, इसको तो बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था, और इसके बाद की जो प्रावस्था है वो विभाजन प्रावस्था है। तो oogonia से किसका निर्माण होता है? प्राथमिक oocyte का निर्माण होता है। ये वृद्धि करते हैं, प्राथमिक oocyte का निर्माण होगा, और प्राथमिक oocyte से जो है, प्राथमिक oocyte के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप द्वितीयक oocyte तथा एक ध्रुव कोशिका का निर्माण होती है। पोलर बॉडी ये छोटी होती है। द्वितीयक oocyte में मेयोसिस सेकंड होगा, जिससे अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये अंडजनन की प्रक्रिया होती है। अंडोत्सर्ग की जो प्रक्रिया है वो द्वितीयक oocyte अवस्था में होती है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया ये अंडाशय है, ठीक है। यहाँ जो oogonia है, ये oogonia है जो भ्रूणी अवस्था के दौरान जैसे ही ईस्टर साइकिल चलेगा, oogonia का विकास होगा और इसके चारों तरफ कोशिका भी वृद्धि, विभाजन के फलस्वरूप कोशिका जमा होती है। प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका बन गई, ठीक है, और ये ग्राफियन पुटिका बन गई। इस प्रकार से ये जो है ग्राफियन पुटिका इस प्रकार से उभार के रूप में ग्राफियन पुटिका उभरती है। और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से जो अंडवाहिनी है वो भी क्या है, अंडाशय के नजदीक आ जाती है। इसका इन्फेंटिबुलम भाग अंडाशय के नजदीक आ जाता है। अब क्या होता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अंडोत्सर्ग क्या होता है? अंडे का उत्सर्ग होना। किससे उत्सर्ग होना? अंडाशय से। अंडाशय से अंडे का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है, ठीक है। अंडाशय से अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया के समय जो ये अंडा है, जिसको कहेंगे, जो ओवम तो नहीं कह सकते, ये सेकेंडरी oocyte अवस्था के अंदर होता है, ठीक है। अब क्या होता है, अंडोत्सर्ग कौन से हार्मोन के प्रभाव से होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से ये स्रावित होता है। एलएच हार्मोन, इसको सामान्य जो है शॉर्ट फॉर्म में एलएच बोलते हैं। एलएच हार्मोन के प्रभाव से अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है और ये अंडा जो है ग्राफियन पुटिका है, ये फूट जाती है। फूटने के फलस्वरूप ये जो इन्फेंटिबुलम के ऑस्टियम के द्वारा यहाँ पे जो इन्फेंटिबुलम का छिद्र है, वहां से ये अंडाणु को अंदर ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस समय अंडाणु के साथ साथ में ये जो सेकेंडरी oocyte अवस्था में होगा, इसके साथ में जोना पेलुसिटा, कोरोना रेडिडिया और कुछ भी ये जो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं हैं, ये भी इसके साथ में रहती है। तो इस प्रकार से ये अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग के समय आपको ये ध्यान रखना किस हार्मोन के प्रभाव से हो रहा है? एलएच हार्मोन के प्रभाव से, सबको पता है आपको। और दूसरा, अंडोत्सर्ग के समय ये जो अंडाणु है वो कौन सी प्रावस्था में होता है? सेकेंडरी oocyte अवस्था में, द्वितीयक oocyte अवस्था में। यानी अर्धसूत्री विभाजन एक ही हुआ है, दूसरा कहां होगा? अंडवाहिनी के भीतर होगा, निषेचन से पूर्व, ठीक है। अब ये निषेचन क्या होता है? देखो, निषेचन की प्रक्रिया, अच्छा थोड़ा सा ये चीज छोड़ रहे हैं, वो है कि अंडोत्सर्ग का समय। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अंडोत्सर्ग कब हो रहा है? अंडोत्सर्ग का समय, अंडोत्सर्ग का समय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ध्यान रखना आपको। गाय के अंदर, गाय में कब होगा? ये हीट समाप्ति के, ध्यान रखना आपको, हीट समाप्ति के 10 से 15 घंटे बाद,
ये या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि गोवंश में अंडोत्सर्ग किस प्रावस्था में होता है, ईस्टस अवस्था में, प्रोइस्टस अवस्था में, मेटिस्टस अवस्था में या डाइस्टस। तो हीट समाप्ति यानी ईस्टस समाप्ति के 10 से 15 घंटे बाद तो कौन सी अवस्था होगी, मेटिस्टस। कौन सी प्रावस्था में होगा, मेटिस्टस अवस्था में। और हीट समाप्ति कितने, लगभग 10 से 15 या 12 से 15 घंटे में कह सकते हैं, उसके बाद में ये होता है, ठीक है। और भैंस में भी क्या है, बाद में ही है, इसमें भी हीट समाप्ति के लगभग 15 से 18 घंटे बाद, ठीक है। ये जो हम लाइव स्टॉक में देखेंगे तो इनके अंदर ही जो है हीट समाप्ति के बाद में हो रहा है, बाकी जो अभी पढ़ेंगे हम और उनके अंतर्गत कहाँ हो रहा है, हीट के दौरान ही हो रहा है। जैसे बात करें हम भेड़ में जो है हीट शुरू होने के 12 से 24 घंटे बाद, ठीक है। तो लगभग 18 घंटे, लगभग 36 घंटे की हीट होती है। तो मिड ऑफ हीट के अंदर यहाँ पे जो है वो इसमें अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। और वही बकरी में भी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो हीट समाप्ति के 12 से 18 घंटे पहले, दोनों एक ही चीजें हैं, ध्यान से देखना आपको। भेड़ और बकरी में लगभग ये हम मानते हैं कि लगभग 36 घंटे का ईस्टस पीरियड होता है, ठीक है। उस ईस्टस पीरियड के लगभग एंड ऑफ ईस्टस की तरफ, यानी लगभग हीट खत्म हो रही है उससे लगभग 12 घंटे पहले, 12 से 18 घंटे पहले, या शुरू हो गई है 36 घंटे के, तो उसके लगभग 24 घंटे बाद में ये हीट जो है 18 से 24 घंटे बाद में हीट जो है वो अंडोत्सर्ग जो है वो होता है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें आप देखना भाई, ये आपको मैं समझाना चाहूंगा कि ये जैसे मान लो 36 घंटे का ये पीरियड है, कितने घंटे का, 36 घंटे का। यहां से हीट क्या हो रही है, शुरू हो रही है, ठीक है, और खत्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 0 घंटा 36 घंटे, ठीक है। या तो क्या हुआ, शुरू होने के लगभग 24 घंटे बाद में, ठीक है, या खत्म होने के लगभग 16 घंटे पहले, ठीक है। कितने हो गए, 12 घंटे पहले। तो या तो हीट समाप्ति के 12 घंटे से 18 घंटे पहले, या हीट शुरू होने के 18 से 24 घंटे बाद में। दोनों एक ही चीजें हैं, यानी कि किस अवस्था में हो रहा है इनमें, ईस्टस अवस्था में, और एंड ऑफ ईस्टस की तरफ ये अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। अब बात करें हम घोड़ी की। घोड़ी में भी जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया है वो है हीट शुरू होने के 2 से 3 दिन बाद, यानी 5 दिन की इसमें ईस्टस होता है, हीट का पीरियड होता है। तो लगभग तीसरे दिन जो है इसके अंदर अंडोत्सर्ग की क्रिया होगी। ऐसे ही कुतिया के अंदर हीट शुरू होने के 2 से 3 दिन बाद, इसमें भी यही है, यानी हीट शुरू हुई उसके 2 से 3 दिन बाद में क्या हो जाता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। और सुअरी में भी क्या है, हीट शुरू होने के 1 से 2 दिन बाद। तो यहाँ पे इन सब में देखना आपको किस दौरान हो रहा है, ईस्टस के दौरान ही अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है, ईस्टस अवस्था के दौरान ही अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है। जबकि इन दोनों के अंदर किसके दौरान हो रही है, मेटिस्टस अवस्था के दौरान इनके जो है वो होती है, ठीक है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो है मेटिस्टस अवस्था के दौरान होती है, और इन पशुओं के अंदर किस अवस्था के दौरान हो रही है, ईस्टस अवस्था के दौरान। इनमें तो हीट खत्म होने के बाद में हो रही है, और इनमें हीट खत्म होने से पहले ही हो रही है, ठीक है। यानी शुरू होने के बाद में मान लो, या खत्म होने से पहले, यानी ईस्टस पीरियड के दौरान ही होती है। इनके अंतर्गत तो कौन से प्रावस्था के दौरान, ईस्टस के अंदर, और इसमें कौन सी प्रावस्था के दौरान होती है, मेटिस्टस प्रावस्था के दौरान होती है, ठीक है। अब एक टर्म और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है।
अंडोत्सर्ग का समय गोवंश का और भैंस का, ये ध्यान रखना आपको, क्वेश्चन इसका बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना अपने को, ठीक है। अब एक टर्म आपको मैं बताना चाहूंगा, प्रेरित अंडोत्सर्ग। इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन। इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन। कुछ प्राणियों में, कुछ प्रजातियों में अंडोत्सर्ग की क्रिया जो होती है वो जैसे ही मेटिंग होती है, मेटिंग की क्रिया के तुरंत बाद में अंडोत्सर्ग होता है, और अगर मेटिंग की प्रक्रिया नहीं होगी तो अंडोत्सर्ग नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इन प्रजातियों में क्या होता है, कुछ प्रजातियों में अंडोत्सर्ग मेटिंग क्रिया के प्रेरण से होता है, यानी मेटिंग से प्रेरित होकर अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है वो होती है। अंडोत्सर्ग की क्रिया जो है वो मेटिंग के फलस्वरूप, मेटिंग हो गई उसके बाद में होगी, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करें बिल्ली, इसमें जो अंडोत्सर्ग होता है वो प्रेरित अंडोत्सर्ग है, यानी मीटिंग हो गई तब तो क्या होगा, जैसे इसमें भी 9 से 10 दिन के लगभग हीट का पीरियड है, और अगर मीटिंग हो गई फर्स्ट डे या सेकंड डे मीटिंग हो गई तो हीट का पीरियड, ईस्टस का पीरियड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी अंडोत्सर्ग तुरंत ही हो जाता है। और अगर नहीं होती है तो हीट का पीरियड क्या है, 9 से 10 दिन तक चलता है। ऐसे ही ऊँटनी है, खरगोश में भी प्रेरित अंडोत्सर्ग है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन से प्रेरित अंडोत्सर्ग, कौन से प्राणियों में प्रेरित अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, तो इनका ध्यान रखना आपको। ये जो है इन प्राणियों में प्रेरित अंडोत्सर्ग की घटना होती है। प्रेरित अंडोत्सर्ग से तात्पर्य क्या होता है कि अंडोत्सर्ग जो है वो मेटिंग के प्रेरण के फलस्वरूप हो गई, मेटिंग की प्रक्रिया हो गई तो उसके बाद में, तुरंत बाद में अंडोत्सर्ग हो जाता है, LH हार्मोन का सिक्रीशन होता है, तो इसको हम प्रेरित अंडोत्सर्ग बोलते हैं, इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, यानी किसी घटना के प्रेरण के फलस्वरूप अंडोत्सर्ग की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो इनमें ये ध्यान रखना आपको, कौन कौन से पशुओं में है, बिल्ली में है, ऊँटनी में है, खरगोश में, ये पूछा जा सकता है कि किन प्राणियों में प्रेरित अंडोत्सर्ग होता है। ठीक है, अंडोत्सर्ग हो गया, अंडा यहाँ पहुंच गया। अब जो है अंडे की आगे की जो क्रिया होती है उसके साथ में निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इस प्रकार से इधर बना रहा हूँ, ये आपकी अंडवाहिनी और ये अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी का इन्फंडिबुलम भाग, ये इस्थिमस भाग, सॉरी एम्पुला भाग हो गया, और ये इस्थिमस भाग है। इस्थिमस के बाद में क्या है, इस प्रकार से ये गर्भाशय आ गया, गर्भाशय का हॉर्न, ठीक है, गर्भाशयी श्रृंग, ये क्या है, गर्भाशयी श्रृंग, ठीक है। ये दूसरी तरफ हो गया, ये गर्भाशयी बॉडी, ये श्रृंग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये संरचना है। अब देखो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, यहाँ हो रही है, ठीक है, इस भाग के अंदर हो रही है, कौन से, अंडवाहिनी वाले भाग के अंदर। ये जो है अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी का भाग के अंदर होती है, ठीक है। अंडवाहिनी के भी किस भाग के अंदर हम कहें तो कौन से भाग के अंदर, एम्पुला भाग के अंदर, कौन से भाग के अंदर, एम्पुला भाग के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब निषेचन की प्रक्रिया में क्या क्या घटनाक्रम होता है ये देखते हैं। तो जब हीट समाप्ति, जैसे गोवंश की हम चर्चा करें, हीट समाप्ति की ओर जाती है, जब हीट समाप्ति हो रही है, लेट ईस्टस का जो पीरियड होता है हीट समाप्ति की ओर, तब हम नेचुरल मेटिंग या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मादा पशु का कर देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या नेचुरल मेटिंग जो है वो करवा दी गई है, और सर्विक्स के बाद में यहाँ पे शुक्राणु छोड़ दी गई। ये शुक्राणु जो है वो अपनी गति के फलस्वरूप और साथ ही साथ यहाँ पे
जो जननांग है उनकी गति के फलस्वरूप ये शुक्राणु जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, अंडवाहिनी तक पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, ये अंडवाहिनी तक पहुंचते हैं, ठीक है। और ये अंडवाहिनी तक लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर यहाँ अंडवाहिनी में ये पहुंच जाता है। यानी अपना जो टारगेट ऑर्गन इनका कौन सा है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में ये पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक प्रक्रिया होगी जिसका नाम है शुक्राणुओं का सामर्थ्यीकरण। शुक्राणुओं का सामर्थ्यीकरण, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन का तात्पर्य क्या है, जैसे मैं आपको एक छोटी सी शुक्राणु की संरचना, जैसे हम पिछले सेमेस्टर में हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ। इस प्रकार से शुक्राणु के जो हैं, ये तो शीर्ष भाग हो गया, ये मध्य भाग है, मिडल पीस, और ये पुच्छ भाग है, ठीक है। शीर्ष भाग में क्या होता है, तो केंद्रक होता है, और आगे आगे क्या होता है, एक्रोसोम। आगे आगे क्या होगा, एक्रोसोम, और ये केंद्रक है, ये केंद्रक होता है, ठीक है। अब जो एक्रोसोम भाग है उसका एक्टिवेशन होना, एक प्रकार से उसके ऊपर जो अक्षमता कारक होते हैं, कुछ जो इनेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं वो हटते हैं, और एक्रोसोम भाग जो है वो एक्टिव होगा। क्यों, एक्रोसोम भाग के अंदर कुछ एंजाइम है, जैसे कि हाई ल्यूरोनीडेज एंजाइम। ये एंजाइम जब निकलेगा, स्रावित होगा, तभी जाकर वहां की कोशिकाएं गलेंगी, अंडाणु को गला के ये आगे तक पेनिट्रेट करके अंडाणु के आसपास की कोशिकाओं को भेद कर और आगे तक पहुंचेगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्राणुओं का सामर्थ्यीकरण होना। शुक्राणु जो है वो एक्टिव फॉर्म में, मतलब इसकी जो आगे का जो शीर्ष भाग है उसके जो इनएबिलिटी फैक्टर्स हैं वो वहां से हटते हैं, एक्रोसोम भाग जो वो एक्टिवेट होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्राणुओं का सामर्थ्यीकरण कहते हैं, ठीक है। और ये क्रिया कहाँ होती है, अंडवाहिनी के अंदर। वैसे हम कह सकते हैं कि माता के जनन नाल का मतलब गर्भाशय है, अंडवाहिनी यहाँ पे होगी, लेकिन मुख्यतः कौन से भाग के अंदर होती है, अंडवाहिनी का जो अंदर का फ्लूइड है, तरल भाग है, उसके अंदर ही शुक्राणुओं का सामर्थ्यीकरण जो है वो होता है, ठीक है। अंडवाहिनी का जो तरल है उसके अंदर ही शुक्राणु जो है वो सामर्थ्यीकरण इनका होता है, कैपेसिटेशन की प्रक्रिया इनकी होती है। और कैपेसिटेशन से तात्पर्य क्या है कि जो अक्षमता कारक है उनका हटना और एक्रोसोम भाग का एक्टिव होना ही क्या कहलाता है, सामर्थ्यीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये सामर्थ्यीकृत शुक्राणु जो है, इन शुक्राणुओं का अंडवाहिनी के अंदर के लगभग 4 से 6 घंटे रहेंगे, तब जाके इनका जो इनएबिलिटी फैक्टर्स है इनके वो हटते हैं और इनका सामर्थ्यीकरण हो जाता है, ठीक है। अब ये सामर्थ्यीकरण शुक्राणु यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। ये हमने कब कर दिया, जैसे हीट खत्म हो रही है उसके पहले ही कर दिया है, ठीक है, हीट समाप्ति से पहले कर दिया। अब हीट खत्म होने के बाद में, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या प्रक्रिया होगी, हीट खत्म होने के बाद में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होगी। यहाँ से अंडाणु फूटेगा और ये ग्राफिन फूटेगी और ये अंडाणु जो है वो इन्फंटिबुलम के द्वारा ये ग्रहण कर लिया जाएगा, ये अंडाणु ग्रहण कर लिया। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया किस अवस्था में हो रही है, सेकेंडरी oocyte अवस्था में। अब देखिए यहाँ शुक्र जो अंडाणु है, इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं इस प्रकार से। ये जो अंडाणु है ये यहाँ पहुंचता है, तो इसको जो सामर्थ्यकृत शुक्राणु है, कैपेसिटाइज्ड स्पर्म, ये यहाँ पे इसको क्या मिलते हैं, तैयार मिलते हैं इसको, ठीक है। ये सामर्थ्यकृत शुक्राणु इसको तैयार मिलते हैं और यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब देखिए ये शुक्राणु है, सॉरी अंडाणु है, और इसमें द्वितीय असूत्री विभाजन अब चल रहा है, मियोसिस सेकंड चलती है। ये इसको घेरे हुए लंबवत कोशिकाएं जो होती हैं, जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा कहेंगे, लंबवत कोशिकाएं हैं, और यहाँ पे कुछ और
कोशिकाएं जो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं जिनको हम कह रहे हैं, वो ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं इसके साथ में रहती है। ये अंडाणु है और इसके अंदर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये पास में ये एक ध्रुव कोशिका जो है वो छोटी ध्रुव कोशिका रहेगी, ये अंडाणु रहेगा। अंडाणु का ये केंद्रक भाग है, ये अंडाणु का केंद्रक है और इसको घेरे हुए जो परत होती है वो जोना पेलुसिडा परत होती है। ये इसको जो घेरे हुए अंडाणु को घेरे हुए जो झिल्ली है वो जोना पेलुसिडा परतें कहलाती है। अब देखो ये शुक्राणु, इसको कई सौ शुक्राणु इसको ये इस प्रकार से इस तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही एक शुक्राणु प्रवेश करे, अब शुक्राणु का जो आगे का भाग है जिसको हम एक्रोसोम भाग बोल रहे हैं, उससे हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट होगा। कौन सा एंजाइम? हाइल्यूरोनिडेज। ये एंजाइम जो है वो इन कोशिकाओं को क्या करेगा? गला देगा, इन कोशिकाओं को गला देगा, यहाँ पे इनको गला देता है और ये एक टनल सी बन जाएगी, एक प्रकार से ये टनल सी बन जाएगी और इसका जो केंद्रक है वो केंद्रक कहाँ आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब ये जो केंद्रक है, मादा केंद्रक फीमेल प्रोन्यूक्लियस और ये जो है नर प्रोकेंद्रक कहलाता है, मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। जैसे ही एक शुक्राणु का केंद्रक इसके संपर्क में आता है, अंडाणु के संपर्क में आता है, वैसे ही ये जो परत है जोना पेलुसिडा परत, ये स्टिफ हो जाएगी एक प्रकार से, ठीक है, और दूसरे शुक्राणुओं को अंदर प्रवेश नहीं करने देगी, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? जोना रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जोना रिएक्शन। जैसे ही एक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा वैसे ही दूसरे शुक्राणु का अंदर प्रवेश पे रोक लग जाती है। इस प्रक्रिया को हम जोना रिएक्शन या विटेलाइन ब्लॉक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विटेलाइन ब्लॉक। यानी ये जो झिल्ली है ये दूसरे शुक्राणुओं के पारगम्यता के लिए अपारगम्य हो जाती है, ठीक है। दूसरे शुक्राणु से इसको भेद नहीं पाएंगे। अब जैसे ही एक शुक्राणु इसको भेद लेता है उसके बाद में दूसरे शुक्राणु इसको नहीं भेद पाते हैं। ये एक नेचुरल सी फिनोमेना है जिसको हम क्या बोलते हैं? जोना रिएक्शन या विटेलाइन ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है और किस भाग में होती है? अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के अंदर ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे ही एक शुक्राणु का प्रोन्यूक्लियस अंदर प्रविष्ट कर जाता है अंडाणु के अंदर, वैसे ही अंडाणु की जो जोना परत है वो दूसरे शुक्राणुओं के लिए अपारगम्य हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम जोना रिएक्शन या विटेलाइन ब्लॉक इस प्रक्रिया को कहा जाता है, ठीक है। अब मादा प्रोकेंद्रक और नर प्रोकेंद्रक इन दोनों का संयुग्मन होता है, इन दोनों का मिलन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? संयुग्मन, सिनगेमी। ये भी टर्म ध्यान रखनी है आपको। मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, नर प्रोकेंद्रक और मादा प्रोकेंद्रक के मिलने को क्या बोलते हैं? संयुग्मन या सिनगेमी कहते हैं। और इस प्रकार से ये निषेचन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है, ठीक है। इस प्रकार से जो निषेचन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है? अंडवाहिनी के किस भाग के अंदर? एम्पुला भाग के अंदर हो रही है। एम्पुला भाग अंडवाहिनी का मुख्य भाग, आगे वाला भाग इस्थमस भाग, सॉरी इन्फेंटिबुलम भाग, और यहाँ जो भाग है छोटा सा भाग है जो गर्भाशय से जुड़ा रहता है उसको इस्थमस कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य भाग कौन सा है? एम्पुला भाग है। इस भाग के अंदर जो है अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के अंदर ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया के लिए क्या होता है? जैसे एंडोसर कोसा, उससे पहले ही शुक्राणु जो है, और वो भी उन ऐसे शुक्राणु जिनका सामर्थ्यकरण हो चुका है, कैपेसिटेशन हो चुका है, ऐसे कैपेसिटाइज्ड स्पर्म जो है वो अंडाणु को यहाँ पे पहले से ही तैयार रहता है। और निषेचन अंडोत्सर्ग के पश्चात जितना जल्दी उसको सामर्थ्यकृत शुक्राणु अंडाणु को मिलते हैं, निषेचन की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। यदि अंडोत्सर्ग के बाद में उसको शुक्राणु मिलने में अधिक समय लगता है, जैसे जैसे अंडे की एज जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस जो है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जब अंडोत्सर्ग होता है उससे पहले ही हम क्या कर देते हैं? एआई या नेचुरल मेटिंग जो इसकी करवा देते हैं ताकि ये सामर्थ्यकृत शुक्राणु अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडे को तैयार करे, ठीक है।
ये शुक्राणु जो है, इनका जो एक्रोसोम भाग है, वो एक्रोसोम भाग एक एंजाइम स्रावित करता है जिसका नाम है हाई न्यूरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, एक्रोसोम भाग से एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है हाई न्यूरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम जो है ये ग्रेनुलोसा कोशिका, कोरोना रेडिएटा, जोना पेनिसुला परत, इनको गला देता है। इनको गलाने के फलस्वरूप एक टनल सी बन जाएगी जिससे होते हुए मेल प्रोन्यूक्लियस कहाँ प्रविष्ट हो जाता है, अंडाणु के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। और अंडाणु का जो फीमेल प्रोन्यूक्लियस है और मेल शुक्राणु का मेल प्रोन्यूक्लियस, इन दोनों के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयुग्मन कहते हैं, सिनगैमी इसको कहा जाता है। और जैसे ही एक शुक्राणु का न्यूक्लियस अंदर प्रविष्ट हो जाता है, दूसरे शुक्राणु इस परत को फिर भेद नहीं पाते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं जोना रिएक्शन या विटेलाइन लॉक। लेकिन कई बार क्या है कि दो शुक्राणु भी अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो दो शुक्राणु के प्रविष्ट करने से क्या होगा, जैसे कि तो N और N से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। वो कैसा होगा, 2N। लेकिन अगर दो शुक्राणु प्रवेश करके तो ऐसा जाइगोट बनेगा, वो कैसा होगा, 3N जाइगोट, है ना, त्रिगुणित जाइगोट जो है वो होगा। तो इनके संयुग्मन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है, युग्मनज, जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा नोट कर लें आप। तो इसको एक बार नोट कर लें ढंग से। और आगे की जो क्या प्रोसेस होती है जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में, किस प्रकार से भ्रूण का निर्माण होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।